आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 11, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अलका पिता के सुख कर व्रंत पर प्रस्फुट कली सी कल्पना के समीर से अपनी ही हद में हिल रही है। सरोवर के वक्ष पर फलित एक किरण उसके नवीन जीवन की चपलता। ज्ञान में भी नहीं जानती, जीवन का ऋतुराज तन्वी को कुछ प्रथुल कर उसमें मधुसुरभि भर अपलक ज्योति से सजाकर कब दृष्टि से ओझल हो गया। ऐसी सुघर सांचे में ढली वाणी की वीणा बन गया कि कोई भी मनुष्य उसे देखकर क्षण भर चकित हो सोचे, ऐसी छवि उम्र भर कभी नहीं देखी। इतना जादू, जैसे जागरण के बाद स्वप्न स्मृति सदा पलकों पर। विस्मृति की सलील सलिल राशि से उठी हुई भूली परी एकाएक रूप में निखर कर सामने खड़ी हो गई हो। प्रातः रश्मि सी पृथ्वी की पलकें ज्योति स्नान करती हुई मनुष्यों के परिचय को सूक्ष्मतम किरण तंतुओं से गूंथती हुई जग के जीवों को एक ही ज्योतिर्मय हार कर किशंकु के देह की डाल जैसे पुष्पांशुक से ढक गई है। वो स्वयं कोई कारण नहीं खोज पाती, वो इतनी असाधारण क्यों हो गई। पिता के पास कुछ भी ऐसे विलास वाले उपकरण नहीं जो अपना भिन्न भिन्न आभरण नाम धारण कर खौलते हुए दूध की तरह उफानों से अपनी विशालता का परिचय देते रहें और मनुष्यता के पात्र को ही छाप कर छलक जाएं। फिर भी न जाने वो कौन सी शक्ति उस साधारण बगीचे की कली को भी बादशाहजादियों की नजर वाली कली की तरह उभाड़ उभाड़ कर चटकने के लिए विवश कर रही है। प्रति अंग पर कितना उच्छ्वास, कितना हास, कितना विलास। पिता उसके अज्ञान के भीतर से निकलते हुए दार्शनिक सूत्रों का अपूर्व चमत्कार देख प्रमाण पा चकित होकर ज्ञान की हद में निर्वाक बंधे रह जाते हैं। खुलकर उसे कुछ नहीं कह सकते। वो सबको समान स्वातंत्र उपभोग के लिए देते आए हैं, ये उनका स्वभाव है। इसलिए अलका के उस विकास पर उन्होंने दबाव नहीं डाला। धीरे धीरे 1 साल पार हो गया, पर विजय की खबर न मिली। अलका को ऐसा दिन नहीं जाता जब एक बार अपने अंतरतम प्रदेश में पिता की आंख बचा चुपचाप अपने अदेख पति से वार्तालाप न करती हो। कितनी शक्ति वो मौन तन्मयता प्रियतम के हृदय में भर देती है, किसी दार्शनिक को क्या मालूम। किस प्रकार बार बार विजय अपने कार्य के लिए एक अपराजिता प्राणों की पूर्ण शक्ति का प्रवाह प्राप्त करता। जहां से वो आती है वहां उस तपस्या, शांति, जीवन की चिरसंगिनी की ओर उसे न फेरकर दूसरी ओर लोक कल्याण के लिए किस तरह फेरता है, इसकी दार्शनिक व्याख्या करने में कौन समर्थ है। जिस अलका द्वारा अज्ञात इंगितों से विजय को सत्य प्रेम का ये बल प्राप्त होता है, उसी अलका को अपने हृदय के श्रुति कल्पित कलंक भावना से विजय क्या विष अज्ञात भाव से दे रहा है। यदि इसका फल अलका के भविष्य जीवन में विपरीत हो, तो क्या विजय सोच सकता है कि उसे सत्य से असत्य के मार्ग पर ले चलने का सबसे अधिक उत्तरदायित्व विजय का ही था। संसार के किसी भी प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं मिला, देवता भी उतर कर नहीं दे सकते। सावित्री पहले 2-3 महीने तक रही, फिर बालिकाओं के शिक्षा क्रम में बाधा पड़ रही होगी सोचकर गांव चली गई। पिता और अलका को तकलीफ होने के विचार से एक चतुर्दासी देख रेख के लिए और एक ब्राह्मण भेज दिया। अलका पढ़ रही थी, दैनिक गृह कर्म उससे कराना उसने अनुचित समझा। अलका के रहन सहन में सावित्री के स्वभाव का पूरा प्रभाव पड़ा। ऐसी पढ़ी हुई कुशल विदुषी की तरफ उसके कार्यकलाप से अलका का विद्यार्थी मन आप खिंच गया, चुंबक की ओर लोहे की कमजोर सुई की तरह।
सावित्री कभी श्रृंगार नहीं करती, सुहाग का एक भी चिन्ह नहीं धारण करती। इस संबंध में एक रोज अलका से उसने कहा था, सुहाग प्राणों का विषय है, किसी चिन्ह का धारण उसे धवल नहीं करता। दागे हुए साण या कंपनी विशेष के घोड़ों की तरह किसी देवता या पुरुष के नाम चढ़ जाने की मुहर लगाकर फिरना स्त्रियों के लिए सम्मानजनक कदापि नहीं। सावित्री सिंदूर, टिकुली, चूड़ी आदि कभी नहीं पहनती, पर उसके हृदय में अपने पति के प्रति अपार प्रेम है। अलका पर इसका प्रभाव पड़ा। कुछ ही समय में सत्य इसे भी जंचने लगा। बिना किसी भूषण के अलका हल्की रहने लगी, मन पावन चिंतन में स्वस्थ रहा। स्नेह शंकर अलका को पढ़ाते और साथ लेकर लखनऊ के दर्शनीय स्थान दिखा लाते हैं। नाटक, सिनेमा और कभी कभी मित्रों के मकान भी अलका साथ जाती है। एक एक उद्देश्य का सभी को नशा रहता है। पुस्तकें लिखना और अलका को एक बार ज्ञान में प्रतिष्ठित करके देखना, यही दो स्नेह शंकर के सम्मिलित उद्देश्य है। कुछ पढ़ी लिखी अलका पहले से ही थी, अब परिश्रम कर पिता की योग्य उत्तराधिकारिणी होने चली। स्नेह शंकर अंग्रेजी भी सामयिक प्रधान भाषा जानकर पढ़ाते थे। नाटक, सिनेमा आदि बहुत से ऐसे थे जिनके प्रति स्नेह शंकर की अपनी कोई प्रेरणा न थी। खासकर हिंदी उर्दू में तो एक भी नाटक, सिनेमा उन्हें पसंद नहीं आया। वो जैसा चाहते थे, जनता की चाह उससे बहुत पीछे थी। वो केवल 2-3 घंटे में एक सचित्र पुस्तक पढ़ा देने, सामाजिक रुचि की आलोचना कर अलका की दृष्टि को समय अनुकूल तथा मार्जित कर लेने के विचार से नाटक, सिनेमा आदि देखने जाते थे। ज्यों-ज्यों शिक्षा गहन हो चली, त्यों-त्यों अलका के विचारों में उन्हें फूलों से फल का निश्चय होने लगा। अलका का मन कलरव से अलग, आकाश की तरह जीव जग से ऊपर रहने लगा। स्वभाव में गंभीर रहने वाले अपने अज्ञान को ही ओढ़कर गहन बन जाते हैं। इसकी व्याख्या वो पिता से सुन चुकी थी और उनके कितने ही मित्रों को मिलते समय ज्ञान गंभीर बनते देखकर मन ही मन हंस चुकी थी। उसकी तमाम क्रीड़ाओं में हृदय से स्वच्छ होठों पर आई मधुर ब्रीड़ा पढ़ पढ़कर स्नेह शंकर अपने उद्देश्य में स्थिर होने लगे। विचार, वय, क्रम पिता तथा दीदी की मुहर से प्रतिदिन वो स्पष्टतर छप छप कर निकलने लगी। बाल्य का खोया चापल्य उस खुले बालों वाली नग्न पद अमल अलका पर चित्रराज्य राजा की पुनः अधिकार प्राप्ति जैसे प्रतिष्ठित होने लगा। विद्यार्थिनी पर तारुण्य की सब निर्दोष प्रचलित क्रीड़ा प्रथाएं प्रभाव छोड़ अपनी तरफ खींचकर लिप्त करने लगीं। टेनिस का गेंद ले उछालती दौड़ती पकड़ती हुई छत तथा भीतर मकान का आसमान सुखद कलरवों से समुद्वेल करती, हंसती आंचल उड़ाती हुई पिता की बगल में हाँफती थक कर बैठ जाती है। पिता स्नेह की दृष्टि से देखकर जनाने उस छोटे से बगीचे में दौड़कर स्वास्थ्य ठीक रखने को उत्साह देते हैं। स्नेह शंकर की कुमारी यही अलका कभी भावावेश में विजय की प्यारी मानसिक शोभा बनकर छत पर सांध्य सूर्य किरण की कृष्णता देख उनसे नजर मिला, जैसे उन्हीं के साथ कहीं किसी खोज में अस्त हो रही हो। शांत, संयत, निष्पात पलकों से निष्पन्द खड़ी हुई केवल शून्य की थाह सी लेती कहाँ डूब कर चली जाती है। आंचल सिर से खुलकर गिर गया, बाल उड़ उड़कर गाल वक्ष पर आ गए। वो उसी अपरिचित ध्यान में तन्मय है। किरणें उससे विदा होकर चली गईं। धरा को अंधेरे ने उसी के हृदय की तरह ढक लिया। पृथ्वी का ताप आकाश की पलकों से अदृश्य शिशिर के आंसू बन बनकर प्रतिदान में प्रिया का हृदय सिक्त करने लगा। पर उसे उसके प्रिय की मौन प्रेरणा किस रूप में मिली वो नहीं जानती। डूबकर शून्य गहवर से बाहर निकल भीतर हृदय का जैसा अपने चारों ओर अंधकार देख धीरे धीरे छत से नीचे उतर आती है। कभी कभी किसी किसी दिन देर हो जाती है। पिता बुला भेजते हैं। दासी आकर देखती, अलका छत की चार दीवारी पकड़े चिंता में कहीं अंतर्धान है। दासी हिलाकर बुलाती है, तब होश में आ डर कर नहीं जानती क्यों अपराध की दृष्टि से पिता को देखती हुई पलके झुका किताब ले पढ़ने बैठती है। स्नेह शंकर हंस देते हैं। अलका का शून्य पवित्र वात्सल्य रस से पूर्ण हो जाता है। पिता मर्म पर दृष्टि रख पूछते हैं, आज तू गंभीर है? अर्थ समझ पुत्री आंसुओं में हंस देती है। दुख के प्रतिघात से पिता भी दुखी हो जाते हैं। अलका स्वभावतः दुख से मुक्ति पाती नतमस्तक धीरे धीरे पढ़ने लगती है। इस प्रकार अपने स्वभाव को बार बार भूलती, बार बार याद करती हुई 1 साल पार कर गई। पिता उस सरिता की प्रवाह गति का पूरा परिचय रखते हैं।
वो उसे उसी के पति की ओर लिए जा रहे हैं जहां अपार तृप्ति का सागर है, जो उसके पति का बृहत रूप है, जहां चिंता का प्रवाह ही चुक गया है, भोग की इच्छा वाले मिलन का दुख नहीं। वहीं से उससे उसकी बहनों के लिए सबसे बड़ा त्याग कराएंगे। ये उनका आदर्श है, इसी की पूरी तैयारी उनकी शिक्षा। संस्कार वाले सुहाग पर कुछ दूर तक सोचकर स्नेह शंकर अभी कुछ नहीं कहते। जानते हैं, ये छोटा, ये दो प्रेमियों का गले गले लगना अपने महत्व में बड़े से छोटा कभी नहीं, केवल वियोग दुखप्रद है, इसलिए ज्ञान की दृष्टि से अनित्य। आज थिएटर जाने की बात है। कलकत्ते का कोरिथियन थिएटर उत्तर भारत का सफर करता हुआ लखनऊ आया है। स्नेह शंकर के मित्र लखनऊ के सहायक डिप्टी कमिश्नर पंडित ज्ञान प्रकाश और उनकी पत्नी भी जाएंगी। स्नेह शंकर और ज्ञान प्रकाश की इधर कुछ दिनों से घनिष्ठ मैत्री है, पहले परिचय था। ज्ञान प्रकाश दार्शनिक तो बहुत अच्छे नहीं, पर आर्य समाजी होने के कारण वैदिक साहित्य पर पूरी भक्ति रखते हैं। वो सिद्ध नहीं कर सकते, पर वेद अपौरुषेय है, इस पर उनका विश्वास दृढ़ है। रोज हवन करते हैं। एक बार किसी अखबार में लिखा था, आजकल आग में घी फूंकना बेवकूफी है, जब घी खाने को नहीं मिलता। आक्षेप करने वाली एक लेखिका थी, नाम सावित्री था। इन्हें ये लेख आर्य धर्म के विरुद्ध मालूम दिया। अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए इन्होंने वेद तथा गीता की आवृत्तियों से सिद्ध किया कि मेघ बिना हवन किए जल नहीं बरसा सकते। हवन छोड़कर ही अधिकांश लोग अनार्य हो गए हैं। फिर लेखिका के सावित्री नाम पर भी इन्होंने प्रक्षेप किए। यद्यपि सरकारी नौकरी के मैदान में वाद विवाद पर इतना बढ़ना हानिकारक था। बात यहीं से नहीं खत्म हुई। लेखिका सावित्री ने युक्तियों और प्रमाणों की पुट दे देकर हवन करना 16 आने बेवकूफी फिर साबित किया। लिखा, सूर्य द्वारा समुद्र के विशाल कुंड से अविरत जल जला जलाकर जो प्रकृति पानी बरसाती है, वो नकलचियों के घृत हवन की अपेक्षा नहीं करती। जहां मनोघी बेवकूफी में जलता हो, वहां आर्य निसंदेह अनार्य हो गए हैं। वो घी और यव गरीबों के पेट के अग्निकुंड में जलकर उनकी नसों में रक्त तथा जीवनी शक्ति संचित करके ही यज्ञ की सर्वोच्च व्याख्या से सार्थक होगा। जहां लाखों टन जले कोयले का धुआं वायुमंडल में जहर भर रहा हो, वहां मामूली संख्या के आर्य समाजी तोले तोले घी फूंक कर वायुमंडल शुद्ध कर देंगे। प्रकृति ने इसे पवित्र करने के कार्य में पहले से हवा को लगा रखा है। वो बह बहकर धुएं का जहर जल की धारा की तरह फटकारती साफ करती रहती है, आदि आदि। जवाब देखकर डिप्टी कमिश्नर साहब का रंग उड़ गया। बात लाजवाब थी, पर स्वामी जी, जिन्होंने डूबते हुए देश के हाथों बय की तरह वेदों को रखा, हवन करने को आह्वान किया, वो बगैर गहरे बैठे मतलब समझे ही ऐसे करने को कह गए हैं। उनके तेजस्वी मन को विश्वास न हुआ। उन दिनों स्नेह शंकर लखनऊ में ही रहते थे। इनके पास इस लेख का उचित उत्तर लिखवाने आए। डिप्टी कमिश्नर साहब को इनके ज्ञान पर पूरा विश्वास था। लेख और नाम देखकर स्नेह शंकर हंसे। कमिश्नर साहब से कहा, ये तो घर ही की बहू है। परिचय दिया। कहा, आपने ठीक लिखा है। ऋषियों ने इन कर्मों का प्रतिपादन बड़े बड़े ज्ञान के आश्रय से किया है। कमिश्नर साहब प्रसन्न हो मार्मिक उच्छ्वसित आंखों से देखकर बोले, वही तो मैंने कहा, बिल्कुल तख्ता उलट देना चाहती हैं। लेकिन आपके घर में नास्तिक और स्त्री? कुछ नहीं, लड़कपन है। स्नेह शंकर मुस्कुराए, बोले, आपसे क्या कहूं, आप ऐसी आलोचना का उत्तर ही न दें, उपेक्षा कर जाएं। डिप्टी कमिश्नर साहब प्रसन्न होकर चले गए। अलका बैठी हुई आंखें नीचे किए मुस्कुरा रही थी। उनके चले जाने पर पिता से पूछा, आपने इन्हें कैसी सलाह दी? ये तो दुनिया है। स्नेह शंकर बोले, जो जैसी खुराक का आदी है, वो वैसी ही खुराक पाने पर प्रसन्न होता है। इनका जिधर रुख था, उधर हमने इन्हें 4 कदम बढ़ा दिए। अब मजे में पाव भर घी हवन कुंड में रोज फूंक कर गरीबों के मुंह राख झोंकते रहें। साश्यर अलका अपने अद्भुत पिता की ओर ताकती रह गई। दूसरे दिन अलका को साथ लेकर स्नेह शंकर भी डिप्टी कमिश्नर साहब के घर गए। इस तरह आना जाना लगा रहा। आज थिएटर जाने का निश्चय था। पहले से 4 सीटें रिजर्व करा ली गई थी। शाम का भोजन समाप्त करके डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ स्नेह शंकर और अलका को ले जाने के लिए खूब सज कर आए। वे तैयार थे। सब लोग बैठ गए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 11, मेरी
यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।